हे हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत से स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मॉक टेस्ट जो है MTP 1 उसका थोड़ा सा डिस्कशन करो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एटलीस्ट डिस्कस करो। तो आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास 20 है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। गाइज आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके साइड में नोटबुक और पेन आप रख लेना, क्योंकि हम जब भी डिस्कशन करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो आपने वो नोट डाउन करके इस स्टडी को कंप्लीट करना है। चलो डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर 7 है, तो फर्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट 10 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिम्यूनरेशन टू पार्टनर to the extent of rupees 1,50,000, option A 1,50,000 or remuneration paid whichever is lower than rupees 1,50,000 or 90% of book profit whichever is lower or nil। सो गाइज इसका मैं प्रोविजन डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आंसर बोलता हूँ। देखो, अगर हम बात करें सेक्शन 40 की, किसकी सेक्शन 40 की, तो उसमें सेक्शन 40B में प्रोविजन इस तरह से है कि आप रिम्यूनरेशन किस तरह से दे सकते हैं अपने डायरेक्टर को। नंबर 1, आपके पास अगर बुक प्रॉफिट है तो, यानी कि बुक प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है तो किस तरह से दे सकते हैं, उसको डिवाइड करते हैं वो दो इसमें पार्ट्स में। फर्स्ट वाला केस में बोलता है कि आप एटलीस्ट 1,50,000 दे सकते हो, और आप बुक प्रॉफिट आपके पास अगर अप टू 3 लाख है, ये और है, तो उसका 90% आप क्या कर सकते हो, बुक प्रॉफिट का अमाउंट उसको दे सकते हो। और ये अमाउंट जो होती है ना, दोनों में से विच एवर इज हाइयर होनी चाहिए। अमाउंट कैसी होनी चाहिए, हाइयर होनी चाहिए। ये फर्स्ट वाला प्रोविजन है। और सेकंड वाला, अगर आपके पास बुक प्रॉफिट एक्सीड कितना है, 3 लाख है, ओके, एक्सीड 3 लाख है, तो उस सिचुएशन में ये फर्स्ट वाला आपने कंप्लीट देना है उसको, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसका आपने कितना देना है, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट देना है। कितना, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल को ये लिख लो फटाफट आप। और यहां पर हमारे पास लॉस है, तो लॉस के केस में हमें बोला जाता है कि आप कितना अमाउंट दे दो, 1,50,000 देना पड़ेगा आपको अगर आपका लॉस है तो। बुक प्रॉफिट अवेलेबल है तो आप 1,50,000 और 3 लाख विच एवर इज हाइयर में, इसका 90% निकालो 3 लाख का, विच एवर इज हाइयर दे दो। अगर आपके पास प्रॉफिट, सपोज यहां पर लिखता हूं, मेरे पास बुक प्रॉफिट है 4,50,000, कितना, 4,50,000। फर्स्ट केस में मैं कितना दूंगा, 3 लाख, और यहां पर 1,50,000, इसका मैं 90% करूंगा, 2,70,000 आएगा। ये मेरा बुक प्रॉफिट 2,70,000 आया, तो ये मुझे एज अ रिम्यूनरेशन के डायरेक्टर को देना होगा, राइट। एंड सेकंड थिंग, जो रिमेनिंग बच रहा है मेरा 1,50,000, उसका मुझे कितना देना पड़ेगा, 1,50,000 में से मुझे 60% देना पड़ेगा। तो इसका 60% आता है, कोई निकाल सकता है, 90,000 इसका आता है। और ये टोटल अमाउंट आप उसको रिम्यूनरेशन दे सकते हो एज अ रिम्यूनरेशन। कितना हो रहा है आपका, 3,60,000 एज अ रिम्यूनरेशन उसको आप दे सकते हो। तो ये है प्रोविजन, ये आपको समझ में आएगा। ये साइड में आपने लिख लेना है, ताकि आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने बुक प्रॉफिट पर कैलकुलेशन पर क्वेश्चन पूछा तो आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो आपका जो आंसर रहेगा, अल्टीमेटली लॉस है उसके लिए 1,50,000 देना पड़ेगा। बट आपके पास अगर प्रॉफिट होता है तो प्रोविजन ये बोलते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये साइड में लिख लेना है पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने सबने लिख लिया होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। भैया इनको टैक्स ही नहीं है, और ना ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती, इनको एग्जम्प्ट है। जो भी सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं ये पूरे एग्जम्प्ट होते हैं। देन कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ओके। एंड फैमिली पेंशन रिसीव्ड, थर्ड वाला फैमिली पेंशन रिसीव्ड, ये जाता है आपका अदर सोर्स में। कहाँ पे जाता है, अदर सोर्स में जाता है। ये जाता है आपका एग्जम्प्ट, ये हो जाता है आपका एग्जम्प्ट 10 में जाता है, सेक्शन 10, 18 में, और ये जाता है आपका सैलरी में। तो आपका जो भी इनकम है ये इस तरह से
सी आंसर, बी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। देन जीरो कूपन बॉन्ड शॉल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इफ इट इज हेल्ड बाय द ट्रांसफरर फॉर, कितने मंथ तक हेल्ड करना पड़ेगा जीरो कूपन बॉन्ड। देखो आप अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा पीरियड लिख के लेता हूँ, 12 मंथ्स, एक्सीड 12 मंथ्स कोई भी आप असेट हेल्ड करते हो तो उस सिचुएशन में आपका लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाता है। देन सेकंड कैटेगरी, आप कोई भी असेट एक्सीड 20 मंथ्स 24 मंथ्स के लिए हेल्ड करते हो तो उस सिचुएशन में आपका क्या किया जाता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रीट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज 36 मंथ, तो उस सिचुएशन में आपको क्या किया जाता है, ये लास्ट 36 मंथ एक्सीड आप करते हो तो उस सिचुएशन में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया जाता है ट्रीट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीरो कूपन बॉन्ड की, जीरो बॉन्ड लिखता हूँ मैं कूपन बॉन्ड में, उसके बाद लिस्टेड शेयर्स की या लिस्टेड सिक्योरिटीज की, तो ये जो भी कवर होते हैं ये कवर होते हैं इस क्राइटेरिया में। तो 12 मंथ्स, अगर कोई भी पर्सन जीरो कूपन बॉन्ड्स हेल्ड करता है मोर देन 12 मंथ्स तो वो बन जाता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर इसका भी थोड़ा सा डिस्कस करो। अगर आप 24 मंथ्स की बात करें तो अनलिस्टेड शेयर जो होते हैं ना, अनलिस्टेड शेयर्स आप हेल्ड करते हो या कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर 24 मंथ्स का एक्सीड करते हो तो उस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म लेस देन 24 मंथ्स है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म गेन होता है। यहाँ पर डिबेंचर्स और अदर स्पेसिफाइड एसेट आती है, ये आपने ध्यान रखना। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का फंडा भी क्लियर हो गया। चलो लिख लो और इसको आगे चलते हैं। देन पुटिंग पैन परमानेंट अकाउंट पैन इज कंपल्सरी इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ओके, पैन कब लगने वाला है आपको, ये उन्होंने बोला है। मेरे भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने क्या करना है, मुझे भी 2 आंसर आपसे चाहिए। देखो मैं इसका आंसर तो बोलने वाला हूँ मगर आपसे भी मुझे 2 आंसर आपसे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट करूंगा। यहाँ पर टाइम डिपॉजिट अप टू 35,000 विद बैंक, जब आप बैंक में टाइम डिपॉजिट करते हो तो उस सिचुएशन में आपको कितने अमाउंट के बाद पैन लगता है, ये मुझे आंसर में कमेंट करना है। और दूसरा, सेल ऑफ परचेस ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 4 लाख, ये दोनों ही केस में पैन नहीं लगता है। इन दोनों केस में कब पैन लगने वाला है ये आपने मुझे कमेंट में बता देना। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको भी ये बेनिफिट रहेगा, कल जाकर इस पर एमसीक्यू आ गया तो आंसर आना चाहिए। तो आपका इस सिचुएशन में आंसर रहेगा ये, क्योंकि पेमेंट टू एलएलपी एक्सीडिंग ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर 50,000 को, तो उस सिचुएशन में आपका जो परमानेंट अकाउंट है वहां पर लगेगा। आप अगर बैंक में डिपॉजिट, मैं इसका आंसर बोलता हूं, आप अगर कोई भी बैंक में अकाउंट भी ओपन करना चाहते हो करंट सिचुएशन में तो पैन नंबर लगने वाला है। देन सेकंड सिचुएशन में आप अगर डिपॉजिट करना चाहते हो अप टू 50,000 तो भी आपको पैन नंबर लगने वाला है। होटल बिल अगर आप पे करना चाहते हो 25,000 रुपीज के अप टू 25 या एक्सीड 25,000 तो उस सिचुएशन में आपको पैन लगने वाला है। नेक्स्ट, an individual purchase a painting on 1/11/2019 for rupees 5 lakh through fair market value of asset rupees 5 lakh 25,000 income taxable under section 56(2)(x is। देखो, एन इंडिविजुअल परचेस पेंटिंग ऑन 1/11/2000 5 लाख को उसने पेंटिंग परचेस किया, फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी 5,25,000। अब आपको अदर सोर्सेज के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली इसको टैक्स लगाना है। देखो अदर सोर्सेज के प्रोविजन ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं आप सेक्शन को। जो भी आप ऐसी एसेट देते हो, किसी इमूवेबल एसेट सेल नहीं कर सकते हो, गिफ्ट वगैरह देते हो, तो यहाँ पर इमूवेबल एसेट के लिए सेक्शन एक्स लगता है 2x। ओके, तो ये बोलता है कि अगर आपकी वैल्यू, फेयर वैल्यू और ये वैल्यू एक्सीड 50,000 होती है तो ये गिफ्ट कंसीडर किया जाता है। ओके, ये गिफ्ट कंसीडर किया जाता है। यहां पर आपकी वैल्यू जो है फेयर मार्केट वैल्यूज और ये वैल्यू एक्सीड कर रही है क्या, नहीं, तो इस सिचुएशन में आपका आंसर आएगा ये नील एज डिफरेंट बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कंसीडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000, आपका आंसर सी आएगा। ओके, आज ही इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउएबल। देखो जो भी इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउएबल, कितने साल तक अलाउ,
ऐसा कोई प्रोविजन नहीं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट वगैरह, ये कुछ भी प्रोविजन नहीं है। देन इन द ईयर विच इट वॉज इनकर्ड, ये भी गलत है, क्योंकि जब आपको लगेगा तब आप कैसे ये कर सकते हो, नहीं आज मैंने लोन लिया तो भी मुझे, आज मैं इंटरेस्ट का लोन पे कर रहा हूँ मतलब आज ही मुझे डिडक्शन मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। देन इन ईयर इन विच हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये आंसर सही है मगर इन्होंने दिया है नन ऑफ द अबव, सो आई थिंक ये आंसर रहने वाला है आपका। जो भी रहेगा मैं आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा लॉक कर दो आप फिलहाल 6 वाला आंसर। ओके, नेक्स्ट द मैक्सिमम अमाउंट टू लिव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखो लिव एंड सैलरी की एक प्रोविजन है, तो उसमें आप ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, नहीं ये तीनों भी नहीं है। अगर आपको लीव कंसेशन मिलता है एक्सीड 3 लाख तो उस सिचुएशन में वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट टैक्सेबल हो जाता है। देन ऑन डोनेशन टू हूम ऑफ फॉलोइंग 50% डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखो अगर आप नेशनल डिफेंस फंड में ये करते हो तो यहाँ पर 100% आपको बेनिफिट मिलता है। देन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में करते हो तो आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। देन नेशनल फंडामेंटल क्यूमुलेटिव हार्मनी, उसमें आप ये करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलने वाला है। यहाँ पर राजीव गांधी और जो भी गांधी फैमिली आपको वर्ड दिखेगा वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है डोनेशन का 50,000 रुपीज। कहां पर, गांधी फैमिली, ध्यान में रखना। देन वेज जजमेंट असेसमेंट इज कवर, ये स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए होता है, ये नोटिस के लिए होता है। ये जो होता है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैं कमेंट में बता दूंगा, ये होता है आपका बेस्ट जजमेंट। ओके, तो यहां पर आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड मोर देन, जो भी अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉसेस है आप 8 इयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता तो उस सिचुएशन में अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड उसको कर सकते थे। देन नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बी आ रहा है। बी में हम मैच द फॉलोइंग, जो भी हमारे पास टेबल ए दिया है टेबल बी दिया है उसको हम मैच करेंगे। चलो, स्क्रूटिनी असेसमेंट अभी मैंने बोला था सेक्शन 143 में आ जाएंगी। देन 194H जो होता है वो आता है टीडीएस रेट कमीशन के लिए, जो भी आपको कमीशन मिलता है उसमें टीडीएस आपका लगने वाला है 5% के रेट के हिसाब से डिडक्ट हो जाएगा 194H कमीशन। और कमीशन जब भी आपको रिसीव्ड होता है एक्सीड 50,000 रुपीज तो उस सिचुएशन में आपको टीडीएस लगने वाला है 5% से। ओके, देन डिडक्शन ईईबी क्या होता है डिडक्शन, आपके पास कोई भी घर नहीं है, सॉरी ईईबी नया सेक्शन है, अमेंडमेंट है। जब भी आप कोई व्हीकल परचेस करते हो, कार वगैरह परचेस करते हो तो उस सिचुएशन में आपको उसका बेनिफिट ईईबी में मिलने वाला है। डोनेशन इन काइंड, डोनेशन बोले तो जी अगर आप कोई भी डोनेशन काइंड में देते हो तो उस सिचुएशन में आपको उसका नॉट एलिजिबल टू बेनिफिट। अगर आप डोनेशन कैश में देते हो एक्सीड 2,000 तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। अप टू 2,000 देते हो तो वो डोनेशन का आपको बेनिफिट मिल सकता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए क्या है, यहाँ पर डिडक्शन डिडक्टेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो आपने ये यहाँ पर पूरे मैंने कॉलम सॉल्व करवा के दिए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर से ट्रू और फॉल्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी है उसमें ट्रू और फॉल्स हमें बता देना। नो टीडीएस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट फॉर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हॉर्स इफ विनिंग डज नॉट एक्सीड 10,000। अगर हम बात करें सेक्शन 194B एंड 194BB, यहाँ पर क्या होता है, जो भी हॉर्स रेस होता है, ग्लैमलिंग वगैरह होता है, तो इसमें क्या बोला जाता है कि आपको टीडीएस का रेट क्या होता है 30% होता है। जब भी आपको कोई पेमेंट मिलता है 10,000 के एक्सीड तो उस सिचुएशन में 30% टीडीएस आपको लगाया जाता है। तो ये जो आंसर रहेगा ये ट्रू है, क्योंकि आपको पेमेंट मिल रहा है 10,000, यानी कि ये पेमेंट एक्सीड है क्या 10,000 से, नहीं है, इसलिए आपको ये आंसर रहेगा टू नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट। देन अलाउंस पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सर्विंग आउटसाइड इंडिया नॉट एग्जाम।
देखो इसके लिए पर्टिकुलरली सेक्शन 10(7) बनाया है। जो भी अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं आउटसाइड इंडिया, जो भी फॉरेन जो भी IFRS होते हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं आउटसाइड इंडिया जॉब करते हो, तो उनके लिए 10(7) बनाया गया है। और 10(7) बोलता है कि कोई भी आपको अलाउंस मिले तो वो एग्जम्प्ट होता है। सर सैलरी मिलती है तो सैलरी भैया टैक्सेबल होती है, अलाउंस उनके क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं, ध्यान में रखना। शॉर्ट टर्म आंसर क्या है, फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट, short term capital gain arise from sale of listed shares through a recognized stock exchange for which security transaction tax has been paid will be charged to tax at concessional rate 15%। क्या बात कर रहे हो सर? जब भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स की बात करते हो तो उस सिचुएशन में उस पर टैक्स लगने वाला है 15% के हिसाब से। सर सुनो, लिस्टेड शेयर्स है तो उस सिचुएशन में हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 12 मंथ्स है, बिल्कुल सही है। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स होता तो इसका रेट कितना है, 15% है, राइट सर। अब इसको मोर देन 12 मंथ्स करते हम तो इसका टैक्स का रेट क्या होता, 10%, और आपको बेनिफिट मिलता 1 लाख का एग्जम्पशन मिलता आपको। सर सेक्शन भी बता दो, इसका सेक्शन होता है ये 112A, इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट 1 लाख मिलता है, रेट होता है आपका 10%। सर इसका भी सेक्शन बता दो, ये जो 15% वाला है इसका होता है 11A, 111A सेक्शन होता है। ये आपने इन डिटेल में पढ़ लेना है, थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया बेसिक इसका। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। चलो आगे, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द income arising from the assertion of transfer property shall not be club। जो भी इनकम अराइजिंग फ्रॉम असर्शन ऑफ प्रॉपर्टी होती है तो वो क्लब नहीं की जा सकती है, तो आपका आंसर यहाँ पर अगेन ट्रू रहने वाला है। देन लॉस इन स्पेकुलेशन एज वेल एज नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू मैक्सिमम 4 कंस्ट्रक्शन ईयर कंटिन्यूअस ईयर्स। सॉरी यार, स्पेकुलेशन बिजनेस है तो आप मैक्सिमम कितना ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 4। नॉन स्पेकुलेशन के लिए यहाँ पर 8 ईयर्स दिया है, तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पर फॉल्स रहेगा। मैं इसको आंसर बता दूँ, राइट, फॉल्स रहेगा। चलो 8 ईयर्स लिखना नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए और इसके लिए 4 ईयर्स। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी गेट डिडक्शन। अगर आपके पास कोई भी घर नहीं है, उस सिचुएशन में आप कोई भी घर वगैरह परचेस करते हो और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपको अंडर सेक्शन 80EA में आपको डिडक्शन मिल जाता है जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो। सर इसका प्रिंसिपल पे कर रहे हैं हम तो 80C में उस लोन का प्रिंसिपल का पेमेंट का डिडक्शन मिल जाता है आपको अप टू 1,50,000। ओके, चलो नेक्स्ट, assessee own contribution to national pension scheme is eligible for maximum deduction। assessee देखो, assessee own contribution to national pensions fund for maximum deduction section 80CC अगर देखोगे आप तो उसमें D1 है एक, तो वो 1 बोलता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा, आपको 50,000 का। ये इन डिटेल में एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप उसका वीडियो देख सकते हो। देन इन केस ऑफ अ पेई नॉट हैविंग पैन फॉर whom is to be deducted at source as per section 194A the rate is applicable। जब कोई भी TDS, आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास पैन नंबर नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको 20% रेट लगाया जाएगा TDS का। कौन सा सेक्शन बोलता है, ये नॉर्मल वे में इसका रेट है 10%। ओके, नॉर्मल। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस इज डैश एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये जो है ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर की जाती है, तो ये आपका आंसर रहेगा
नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आई होप गाइज आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी से जल्दी आपको मॉक टेस्ट 2 भी प्रोवाइड करूंगा और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा। चलो गाइज, टेक केयर, बाय बाय। और ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करो और चैनल को मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगेंगे तो आप अल्टीमेटली सब्सक्राइब करने ही वाले हो और अपडेट रहने वाले हो। चलो गाइज, टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट डिस्कशन जल्दी में अपलोड कर